गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम भारत में संवैधानिक विकास चैप्टर को पढ़ रहे हैं और पिछले क्लासेस में हमने 1600 के चार्टर एक्ट से लेकर के 1909 का जो भारत शासन अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इसको हमने पढ़ा। आज के क्लास में हम 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम कवर करेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आप हेडिंग डाल देंगे भारत में संवैधानिक विकास के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए 1858 का एक्ट हमने पढ़ा, जिसे भारत सरकार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके तहत 1858 में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और भारत में सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया था। और ब्रिटेन में दो संस्थाएं थी जो कंपनी को नियंत्रित करती थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसको भी समाप्त कर दिया और इसके जगह पर एक पद बनाया गया था भारत सचिव। तो देखिए 1858 के एक्ट में क्या हुआ था। 1858 के एक्ट, थोड़ा सा पिछला रिकॉल कर लेते हैं। 1858 का एक्ट, इसके तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसको क्या कर दिया जी, समाप्त कर दिया, क्योंकि कंपनी का शासन समाप्त हो गया था तो इसकी अब जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर है, इसके स्थान पर ब्रिटेन में एक पद बनाया गया भारत सचिव। और ये भारत सचिव का पद कहाँ होता था जी, ब्रिटेन में होता था। और इसी की सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता के लिए एक परिषद भी बनाई गई थी ब्रिटेन में, जिसको कहा जाता था भारत परिषद। और इसमें सदस्य कितने होते थे जी, 15 सदस्य होते थे। पिछले क्लास में हमने इसको डिस्कस कर लिया था। ठीक है जी। अब ये जो भारत सचिव पद है ब्रिटेन में, तो इस टाइम जब 1919 का अधिनियम पारित हुआ तो भारत सचिव के पद पर कौन था जी, मॉन्टेग्यू। तो मॉन्टेग्यू जो है वो भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड जो है भारत का वायसराय था। तो मॉन्टेग्यू यानी कि भारत सचिव और वायसराय चेम्सफोर्ड ने मिलकर के ये अधिनियम बनाया, इसीलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखिए मॉन्टेग्यू कौन था जी, भारत सचिव ब्रिटेन में, और चेम्सफोर्ड वायसराय भारत में, भारत का वायसराय। ठीक है जी। और 1919 का जो अधिनियम है, इसको पारित करने के पीछे क्या कारण रहा था, भारत में परिस्थितियां क्या थी उस टाइम, इसके पीछे पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, तो देखिए इससे पहले 1919 के एक्ट से पहले एक एक्ट आया था भारत में, 1909 का एक्ट। तो 1909 का एक्ट असफल हो गया था। 1909 के एक्ट के आने के बाद भारत की जनता काफी असंतुष्ट हो गई थी, क्योंकि भारत में मांग चल रही थी कि जो है वो उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। उत्तरदायी सरकार से तात्पर्य है कि जो गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद थी वो भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी हो। देखिए उत्तरदायी सरकार से तात्पर्य है कि गवर्नर जनरल, पूरी शक्तियां किसके पास थी, गवर्नर जनरल या इसको वायसराय भी आप कह सकते हैं, प्लस परिषद, इसके पास सारी शक्तियां थी। तो गवर्नर जनरल प्लस परिषद जो है ये किसके प्रति उत्तरदायी हो, भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी हो। तो ये भारत में मांग चल रही थी, उत्तरदायी सरकार नहीं बनाई गई, जिससे जनता जो है वो असंतुष्ट हो गई। ठीक है जी। और भारत में अगर आप देखेंगे, संविधान में भी प्रावधान है कि जो मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, जिसको आप एक तरह से सरकार भी कह सकते हैं, प्रधानमंत्री प्लस प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद है, ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये उत्तरदायी होता है, जवाबदेही होता है ये लोकसभा के प्रति। और लोकसभा जो है वो क्या है जी, जनता का सदन है, जनता का सदन, यानी कि लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि जाते हैं। तो सरकार जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि जनता के प्रति उत्तरदायी है। सरकार जो भी कार्य करेगी वो जनता को जवाब देना होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश शासन में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। गवर्नर जनरल और जो परिषद है वो भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी ही नहीं थी, जवाबदेही ही नहीं थी। तो मांग ये उठ रही थी कि उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए, लेकिन ये नहीं हुआ, इसीलिए भारत की जनता असंतुष्ट हो गई थी। तो पहला पॉइंट यही लिखा है, आपने भी अपने नोट्स में लिखना है इस प्रकार से, 1909 के अधिनियम की असफलता। 1909 का अधिनियम क्यों असफल हुआ था, तो भारत में उत्तरदायी सरकार अभी तक नहीं बन पाई थी। सारी शक्तियां किसके पास थी जी, गवर्नर जनरल और परिषद के पास थी, मंत्री परिषद के पास थी। और ये जो गवर्नर जनरल और मंत्री परिषद ये जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, जिससे भारतीय जनता काफी असंतुष्ट हो गई थी, राइट। तो ये कारण भी था और इसी वजह से ब्रिटिश सरकार के ऊपर एक तरह से दबाव बन गया कि वो
किसी तरह से भारतीयों को संतुष्ट करें, भारतीयों के लिए कुछ अगला जो है वो अधिनियम लेकर के आए जिससे भारतीय संतुष्ट हो, यानी उत्तरदायी सरकार का गठन करें। 1919 के एक्ट में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाएगा, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे वो किस तरह से उत्तरदायी सरकार बनाई गई थी, राइट। नेक्स्ट देखिए सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था। तो सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था देखिए 1909 में लाया गया था। हिंदू मुस्लिम को अलग किया गया था, यानी सांप्रदायिक चुनाव, सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव जो है वो करवाया गया, यानी जो मुसलमान थे उनको पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया था 1909 के एक्ट के तहत, राइट। भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसको कहा जाता है? मिंटो, लॉर्ड मिंटो, क्योंकि 1909 का जो एक्ट है वो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, राइट। और मिंटो कौन था? भारत का वायसराय था, राइट। तो देखिए इसमें हिंदू और मुस्लिम को अलग करने का प्रयास किया गया और ये काफी पहले से चल रहा था। ये जो अंग्रेजों की रणनीति थी शुरुआत से ही थी। देखिए 1905 में लॉर्ड कर्जन था जिसने बंगाल विभाजन किया और 1906 में कांग्रेस से अलग होकर मुस्लिम जो थे इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करी, अलग संस्था बना दी, राइट। और 1909 में तो अंग्रेजों ने मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया था, इससे जनता और असंतुष्ट हो गई थी। तो 1909 का जो एक्ट है ये पूरी तरीके से असफल हो गया था, राइट। और प्रथम विश्व युद्ध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध चला 1914 से 1918 के बीच में और ब्रिटेन चाह रहा था कि भारत जो है वो ब्रिटेन की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले, राइट। और ब्रिटेन ने ये वादा किया, ये कहा कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद अगर भारत ब्रिटेन की तरफ से लड़ता है प्रथम विश्व युद्ध में तो युद्ध समाप्ति के बाद हम जो है वो आपको क्या दे देंगे? स्वशासन दे देंगे, भारत के लोगों को स्वशासन दे देंगे, ठीक है। और भारत युद्ध में शामिल हुआ ब्रिटेन की तरफ से, मित्र राष्ट्र की तरफ से। लेकिन 1918 में युद्ध समाप्त हुआ, उसके बावजूद भी, उसके बाद साथ देने के बावजूद भी ब्रिटेन ने स्वशासन की बात को सकारात्मक परिणाम इसका नहीं मिला, ठीक है। यानी स्वशासन की बात सिर्फ कही गई थी, उन्होंने कहा था कि हम युद्ध समाप्त होने के बाद स्वशासन देने के बारे में सोचेंगे, राइट। लेकिन ये बात जो है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया गया था और कोई स्वशासन नहीं मिला था। स्वशासन का मतलब है कि ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत रहते हुए भारत के लोगों के हाथ में शासन दिया जाए, उसी को कहा जाता है स्वशासन, राइट। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल किया गया ब्रिटेन ने, ठीक है। और युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वशासन देने की बात की ब्रिटेन ने, लेकिन भारत को इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला, स्वशासन नहीं दिया गया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए लखनऊ समझौता 1916। देखिए 1916 में अब कांग्रेस एक शक्तिशाली संस्था बन गई, क्योंकि 1916 का जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो इसमें कांग्रेस के नरमपंथी और जो गरमपंथी दल है उनके बीच में समझौता हो गया था। 1907 का सूरत अधिवेशन, सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी दल अलग हो गए थे। कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ा था 1907 में, जबकि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है यहाँ पे कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी दल एक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, साथ ही यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हो जाता है। तो ये काफी समस्या की बात थी ब्रिटिश सरकार के लिए और एक कांग्रेस शक्तिशाली संस्था के रूप में उभर आई 1916 में। अब ब्रिटिश सरकार के ऊपर एक तरह से दबाव बन गया था कि जो कांग्रेस जो मांग कर रही थी कि भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए तो उसको लागू किया जाए, और जिसके लिए 1919 का अधिनियम जो है वो लागू किया गया, राइट। लखनऊ समझौता 1916, इसमें देखिए कांग्रेस के नरमपंथी दल और गरमपंथी दल के बीच में समझौता हुआ और साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हुआ। और 1916 में कांग्रेस एक शक्तिशाली संस्था बन गई, जिससे ब्रिटिश सरकार दबाव में आ गई और भारत में उत्तरदायी सरकार बनाने की बात कही कि हम भारत में उत्तरदायी सरकार जो है वो बनाएंगे, राइट। और इसी टाइम 1916 से 1918 के बीच में भारत में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया और इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट ने यह आंदोलन मद्रास में शुरू किया था और बाल गंगाधर तिलक ने इसको पुणे में शुरू किया था। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत को स्वशासन दिलाना, स्वराज दिलाना, यानी कि भारत में जो कानून व्यवस्था होगी भारत के लोग खुद बनाएंगे। ब्रिटिश सत्ता के रहते हुए भारत में शासन व्यवस्था भारत के लोगों के हाथ में ही होगा, इसी को कहा जाता है स्वशासन या स्वराज। तो इस आंदोलन ने स्वराज और स्वशासन की मांग कही और इसी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा भी दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, राइट। और इससे क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार दबाव में आ गई और ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1917 में एक घोषणा की जिसको मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा के नाम पर भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा। और मॉन्टेग्यू कौन था? जैसे कि हमने आपको कहा, मॉन्टेग्यू जो है वो ब्रिटेन में भारत सचिव था। तो ये जो मॉन्टेग्यू घोषणा है 20 अगस्त 1917 को
20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू, जो कि भारत सचिव था, इसने एक घोषणा करी। अगस्त में ये घोषणा करी, इसीलिए इसको अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या बात कही गई, भारत को स्वशासन या स्वराज देने की बात कही इसमें, कि भारत को हम जो है वो क्या देंगे, स्वराज देंगे। हालांकि इस घोषणा से, जो मॉन्टेग्यू घोषणा है, इससे बाल गंगाधर तिलक असंतुष्ट हुए थे। उन्होंने कहा था कि ये घोषणा, इसमें भारत को स्वराज देने की बात तो कही गई है, लेकिन ये सूर्य विहीन उषाकाल है, यानी सूर्य के बिना प्रकाश है, जो कि सिर्फ कुछ समय के लिए रहेगा। कही तो गई है इसमें स्वराज देंगे, लेकिन कब देंगे, देंगे नहीं देंगे, इसका कुछ पता नहीं है। हालांकि देखिए, उदारवादी कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उन्होंने इसको कहा था कि बहुत बड़ी घोषणा है मॉन्टेग्यू घोषणा, जिसमें भारत को स्वशासन देने की बात कही है। तो उन्होंने मॉन्टेग्यू घोषणा को कहा था कि ये तो भारत का मैग्ना कार्टा है, बहुत बड़ा अधिकार है, राइट। तो भारत को स्वशासन देने की बात कही, स्वराज देने की बात कही मॉन्टेग्यू घोषणा में। और मॉन्टेग्यू, जो कि भारत सचिव था, और चेम्सफोर्ड, जो कि भारत का वायसराय था, इन्होंने दोनों ने मिलकर शिमला में एक मीटिंग की और 8 जुलाई 1918 को एक रिपोर्ट तैयार किया, राइट। और इसी रिपोर्ट के आधार पर, जो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने रिपोर्ट बनाई, इसी रिपोर्ट के आधार पर 1919 का अधिनियम लागू किया। तो 1919 का जो अधिनियम है, इसको इसीलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट तैयार किया था वो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने किया था। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि 1919 के अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। 1919 के अधिनियम के पीछे कारण क्या था, उसको तो हमने डिस्कस कर लिया। अब आप आगे लिखेंगे 1919 के अधिनियम के प्रावधान। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम, ये एक्ट आया 1919 में, हालांकि इसको लागू किया गया 1921 में। तो लागू की डेट भी आपको याद रखना है, 1921 में इसको लागू किया गया। और इसमें क्या प्रावधान किए गए, तो पहला पॉइंट है केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। तो केंद्र में 2 सदन बनाए गए। वर्तमान में भी अगर आप देखेंगे तो संसद है, जो कि केंद्र में विधि बनाने वाली संस्था है। तो संसद के 2 सदन है, एक उच्च सदन जिसको राज्यसभा कहा जाता है, और निम्न सदन जो कि है लोकसभा। तो इसकी शुरुआत जो है वो 1919 के एक्ट से ही हो गई थी भारत में। तो केंद्रीय विधानमंडल, इसके 2 सदन बनाए गए, केंद्रीय विधानमंडल, वर्तमान में ये संसद है। तो केंद्र में विधि बनाने वाली संस्था थी उस टाइम केंद्रीय विधानमंडल। इसके 2 सदन बनाए गए, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन जिसको राज्य परिषद कहा गया, वर्तमान में इसको राज्यसभा कहा जाता है, राइट। और निम्न सदन, इसको कहा गया केंद्रीय विधानसभा उस टाइम, और वर्तमान में ये लोकसभा कहा जाता है इसको, राइट। तो उच्च सदन और निम्न सदन, और इसमें जो सदस्य थे उच्च सदन में 60 और निम्न सदन में जो सदस्य थे 145, कुल सदस्य इसमें थे केंद्रीय विधानमंडल में 205। तो 205 जो सदस्य हैं, इनको 2 सदन में बांट दिए गए, उच्च सदन में 60 सदस्य और निम्न सदन में 145 सदस्य, राइट। तो केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदन बनाए गए, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत जो है वो 1919 के एक्ट से हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, केंद्र एवं प्रांतों के बीच में विषयों का बंटवारा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, केंद्र और प्रांतों के बीच में जो विषय है उसको बांट दिए गए। वर्तमान में भी अगर आप देखेंगे, केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों को बांट दिया गया है संविधान में, और 7वीं अनुसूची में है, जिसमें 3 सूचियां बनाई गई है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। और राज्य और जो केंद्र है, इनकी शक्तियों को बांट दिया गया है। तो ये शुरुआत यहीं से हुई थी 1919 के एक्ट से। तो इसमें क्या किया गया, केंद्र एवं प्रांतों के बीच में विषयों का बंटवारा किया गया। पहली बार एकात्मक व्यवस्था से संघात्मक व्यवस्था लाने का प्रयास किया गया। एकात्मक व्यवस्था का मतलब है कि जो शक्तियां हैं वो किसी एक के पास ही है, यानी शक्तियों का, यानी विषयों का बंटवारा नहीं किया गया है, पूरी पावर किसी एक ही व्यक्ति के पास ही है। तो एकात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था से अब क्या लाने का प्रयास किया जा रहा है, संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था का मतलब है कि शक्तियों को आगे जो है वो बांट दिया जाए। तो इस अधिनियम के तहत शक्तियों को बांट दिया गया था, यानी भारत में एकात्मक व्यवस्था के स्थान पर संघात्मक व्यवस्था लाने का प्रयास किया गया था। तो इसमें क्या किया गया, देखिए, विषयों का बंटवारा किया गया। तो विषयों का बंटवारा कैसे किया गया, इसमें 2 सूचियां बनाई गई, एक तो केंद्रीय सूची जिसमें केंद्र कानून बनाएगा, और प्रांतीय सूची जिसमें प्रांत कानून बनाएंगे। प्रांत मतलब वर्तमान में राज्य कानून बनाएंगे। तो केंद्रीय सूची, इसमें 47 विषय रखे गए, और प्रांतीय सूची इसमें 50 विषय रखे गए। तो केंद्रीय सूची में कौन कौन से विषय रखे गए, जो राष्ट्रीय महत्व के विषय थे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट विषय थे, जैसे विदेश, सार्वजनिक ऋण, आयकर, बैंक, डाक, तार, रेलवे, उत्पादन कर आदि। तो ये जो प्रमुख इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स थे, जो विषय थे, वो रखे गए केंद्रीय सूची में। और इन विषयों पर कानून कौन बनाएगा जी, केंद्र बनाएगा।
और जो प्रांतीय सूची है इसमें थे 50 विषय, जिसमें स्थानीय सुशासन, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, न्याय, कृषि, सहकारिता, ये सारे रखे गए प्रांतीय सूची में, जिसमें कानून बनाएगा प्रांतों की जो सरकार है वो बनाएगी कानून, राइट। और इसमें कहा गया कि कानून बनाते हुए अगर केंद्र एवं राज्य के बीच में विवाद हो जाता है, केंद्र और राज्य के बीच में झगड़े हो जाते हैं, तो उसका समाधान कौन करेगा, उसका निपटारा कौन करेगा, तो वो करेगा गवर्नर जनरल। अब देखिए यहाँ पे जो प्रांतीय सूची है, प्रांतीय सूची में जो 50 विषय है जिस पे कानून प्रांत की जो सरकार है वो बनाएगी, तो इसको भी आगे 2 भागों में बांट दिया जाएगा, यानी प्रांतों में द्वैत शासन लागू हो जाएगा इस अधिनियम के तहत। यानी ये जो 50 विषय है इसको भी आगे 2 भागों में बांट दिए जाएंगे, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो अगला पॉइंट आप लिखिए, प्रांतों में द्वैत शासन। 1919 के एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और 1935 में ये जो प्रांतों में द्वैत शासन है इसको समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैत शासन लाया गया। तो प्रांतों में जो द्वैत शासन है इसकी शुरुआत हुई 1919 के अधिनियम के तहत। इसमें क्या किया गया, देखिए जो प्रांतीय विषय थे, जो कि 50 विषय थे, 50 रखे गए थे प्रांतीय विषय में, तो 50 विषय जो है उसको 2 भागों में बांटा गया, एक हस्तांतरित विषय और दूसरा जो है वो आरक्षित विषय। अब देखिए हस्तांतरित जो विषय है उसमें 22 विषय रखे गए, 22, जबकि आरक्षित विषय जो कि रिजर्व्ड जो सब्जेक्ट्स है वो रखे गए 28 विषय। अब हस्तांतरित जो विषय है ये कम महत्वपूर्ण वाले विषय थे, और अब यहाँ पे अंग्रेजों की रणनीति देखिए, जो कम महत्वपूर्ण वाले विषय हैं, हस्तांतरित जो विषय हैं वो दे दिए गए भारतीय मंत्रियों को, कि ये विषय, इस पर कानून कौन बनाएंगे, भारतीय जो मंत्री है वो बनाएंगे। इसमें कौन कौन से विषय थे, स्वास्थ्य, स्थानीय सुशासन, भारतीयों की शिक्षा, मापतोल, जन्म मृत्यु संबंधित जो आंकड़े हैं ये हस्तांतरित विषय में रखे गए, जिस पे कानून भारतीय मंत्री बनाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ये जो हस्तांतरित विषय है जिस पे कानून बनाने का जो अधिकार है वो भारतीय मंत्रियों को दिया गया, ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होंगे। अब यहाँ पे उत्तरदायी सरकार तो बनाई गई, लेकिन किसको उत्तरदायी सरकार बनाया, जो हस्तांतरित विषय है यानी जो भारतीय मंत्री है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, राइट। और उसके अलावा देखिए जो आरक्षित विषय है जिसमें 28 विषय रखे गए, ये अधिक महत्वपूर्ण वाले विषय थे, जिसमें गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी परिषद होगा। यानी इसको कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी परिषद। गवर्नर जनरल यहाँ पे भी होगा, गवर्नर जनरल और भारतीय मंत्री हस्तांतरित विषय में, और यहाँ गवर्नर जनरल प्लस कार्यकारिणी परिषद। अब ये जो इसमें रखे गए विषय, शिक्षा, और शिक्षा यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे है भारतीयों की शिक्षा हस्तांतरित विषय में, और यहाँ जो शिक्षा है वो है यूरोपीय और आंग्ल भारतीयों की शिक्षा, राइट। तो शिक्षा, यूरोपीय और आंग्ल भारतीयों की शिक्षा, प्रेस और वित्त और राजस्व, पूरा पैसा जो है वो किसके पास है, आरक्षित विषय यानी गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी परिषद के पास है। तो वित्त, राजस्व जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो विषय है वो दे दिए गए आरक्षित विषय में, गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी परिषद को दिया गया। और ये जो है ये विधायिका के प्रति, यानी गवर्नर जनरल और जो कार्यकारिणी परिषद है ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, इसको उत्तरदायी नहीं बनाई गई। अब कहने के लिए कहा कि 1919 के एक्ट में हम उत्तरदायी सरकार बनाएंगे, जो भारत के लोग मांग कर रहे थे, लेकिन देखिए उत्तरदायी सरकार किसको बनाया गया, उत्तरदायी बनाई गई यहाँ पे भारतीय मंत्रियों को। जबकि यहाँ अगर आप देखेंगे गवर्नर जनरल और जो इसकी कार्यकारिणी परिषद है ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, राइट। तो प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय में 2 भागों में बांट दिए गए। और ये जो प्रांतों में जो द्वैत शासन है इसको समाप्त कब किया गया, समाप्त हुआ ये 1935 के एक्ट में, भारत शासन अधिनियम 1935, और 1935 के एक्ट में केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया, केंद्र में द्वैत शासन। तो इसको भी दोनों चीज आपको याद रखना है, 1919 के एक्ट में प्रांतों में द्वैत शासन और 1935 में प्रांतों में जो द्वैत शासन है इसको समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैत शासन शुरू किया गया, राइट। अब देखिए जो भारतीय मंत्री है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे, यानी जो भी वो कार्य करेगी वो विधायिका को उनको जवाब देना होगा, उत्तर देना होगा, राइट। ये इसकी बहुत बड़ी कमी थी इस एक्ट में, बोलने के लिए था कि हमने उत्तरदायी सरकार लाई है, लेकिन किस प्रकार से उत्तरदायी सरकार लाई है आप इसको देख सकते हैं। लेकिन यह है कि भारतीयों को कुछ मंत्रालय पहली बार मिला और
कुछ अपने लेवल पे करने का मौका जो है वो भारतीयों को इस एक्ट में दिया गया, लेकिन सीमित शक्तियां भारत को दी गई। तो ये चीजें आप देखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार। तो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार किया गया इस एक्ट में। 1919 के एक्ट के तहत सिख, आंग्ल, भारतीय, ईसाई, यूरोपियों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। 1919 के एक्ट में 1919 का जो एक्ट था उसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था, और इस एक्ट में इसका विस्तार किया गया। सिख, आंग्ल, भारतीय, ईसाई, यूरोपियों को भी पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, राइट, 1919 के एक्ट के तहत। और इसके लिए एक आयोग बनाया गया, ली आयोग। तो काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए ली आयोग। तो ली आयोग का गठन हुआ 1924 में, और ली आयोग की सिफारिश से ही, ली आयोग ने ही सिफारिश किया, और 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ? तो ली आयोग की सिफारिश पर हुआ। कब हुआ? 1926 में हुआ। और ली आयोग कब बना? 1924 में। और 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद इसका नाम पड़ गया संघ लोक सेवा आयोग। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग से संघ लोक सेवा आयोग बना 1950 में। और प्रावधान ये किस अधिनियम का प्रावधान है? 1919 के अधिनियम का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इस अधिनियम के तहत पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया, और मद्रास पहला राज्य बना। मद्रास पहला राज्य बना जिसने 1921 में महिलाओं को मताधिकार दिया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब मिला था? 1921 में। और ऐसा महिलाओं को मताधिकार देने वाला पहला राज्य कौन था? मद्रास। और किस अधिनियम के तहत? तो अधिनियम में जो प्रावधान था वो था 1919 के अधिनियम के तहत, राइट। लेकिन ये सीमित मताधिकार था, ये भी आपको याद रखना है। सभी महिलाओं को वोट, मतदान करने का अधिकार नहीं था। जो शिक्षित महिलाएं थी, जो टैक्स ज्यादा पे करती थी, तो उन सभी को जो है वो मतदान करने का अधिकार जो है वो दिया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों की बजट से अलग कर दिया गया, राइट। तो पहले केंद्र और राज्यों का बजट जो है वो एक ही होता था। अब इस अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से क्या कर दिया? अलग कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, नरेश मंडल की स्थापना की गई इस अधिनियम के तहत। और ये जो नरेश मंडल की स्थापना करी गई, देसी रियासतों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने के लिए, और देसी रियासतें इसमें 24 जो नरेश थे यानी राजा थे उनको शामिल किया गया था, ताकि देसी रियासतों को ब्रिटेन अपने नियंत्रण में रख सके, राइट। और ये जो नरेश मंडल है इसका अध्यक्ष होता था गवर्नर जनरल। तो नरेश मंडल की स्थापना करी गई 1919 के एक्ट के तहत, जिसमें 121 नरेशों को शामिल, राजाओं को शामिल किया गया था, और ये था देसी रियासतों पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारत परिषद। अब देखिए, ब्रिटेन में भारत सचिव की सहायता के लिए एक संस्था बनाई गई थी, भारत परिषद। तो भारत परिषद में सदस्यों की संख्या थी 15। अब यहाँ पे क्या किया गया? 1919 के एक्ट के तहत 15 से कम करके इसको कर दिया गया मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12। तो यानी भारत परिषद में जो सदस्य होंगे वो मिनिमम 8 होंगे और मैक्सिमम 12 होंगे, 8 से 12 के बीच में ही होंगे, यानी 15 से कम कर दिया गया। और भारत परिषद के जो सदस्य हैं इनको जो खर्चे कौन देगा? अब ब्रिटिश राजस्व से इनको खर्चे दिए जाएंगे। पहले इनको खर्चे भारत के राजस्व से दिया जाता था, अब यहाँ पे कहा गया कि इनको जो खर्चे देगा वो ब्रिटेन खुद देगा, यानी अपने राजस्व से देगा, राइट। इसीलिए इन्होंने क्या किया? देखिए, सदस्यों को कम कर दिया गया क्योंकि खर्चा इनको खुद को देना पड़ रहा था। उसके बाद देखिए, 1935 के एक्ट के तहत भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। 1935 का एक्ट अगला आएगा, उसमें भारत परिषद को खत्म कर दिया, और 1947 में 1947 में फिर भारत सचिव जो पद है इसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप। अब देखिए, 1919 के एक्ट में ये भी प्रावधान किया गया था 10 वर्ष बाद, यानी 1919 के 10 वर्ष बाद 1919 का जो अधिनियम है इसकी जांच के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। यानी 1929 में 10 वर्ष बाद एक आयोग बनाया जाएगा ब्रिटिश सरकार द्वारा, जो 1919 के अधिनियम की क्या करेगा जी? जांच करेगा, राइट। अब 1919 का जो अधिनियम आया उसके बाद भारतीय जनता काफी असंतुष्ट होगी, और भारतीय जनता जो है वो काफी ज्यादा विरोध करने लगी, जिस कारण ब्रिटिश सरकार ने समय से पहले ही, यानी 1929 में एक आयोग बनना था, लेकिन उससे पहले ही
समय से पूर्व ही आयोग का गठन किया गया जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो साइमन कमीशन का गठन किस लिए किया? 1919 के एक्ट के जांच के लिए किया गया। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में, जबकि गठन होना था 1929 में। तो समय से पहले ही इसका गठन किया गया क्योंकि भारत में 1919 के एक्ट का काफी विरोध हो रहा था। तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि हम समय से पहले ही साइमन कमीशन जो है वो भारत भेज देते हैं, जो 1919 के एक्ट की जांच करेगा। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में, जबकि साइमन कमीशन भारत पहुंचा 1928 में। और साइमन कमीशन में इसमें 7 सदस्य थे और सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, जिसका भारत में बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। और आपको मालूम भी है लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध किया था और उनकी लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। तो साइमन कमीशन का जो है वो गठन इसीलिए किया गया था ताकि 1919 के एक्ट की जांच कर सके, राइट। तो इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे उसको हमने डिस्कस कर लिया। और अब देखेंगे 1919 के एक्ट में प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था, लेकिन प्रांतों में जो द्वैत शासन था वो असफल हो गया था। उसके पीछे क्या कारण थे, वहां से भी क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रांतीय द्वैत शासन की विफलता के कारण। देखिए 1919 के एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया और द्वैत शासन ये असफल हुआ था। उसके पीछे कारण क्या था उसको हम देखेंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे देखिए सैद्धांतिक दृष्टि से ये दोषपूर्ण था क्योंकि इसमें भारत को पूर्ण उत्तरदायी योग्य नहीं समझा गया था। देखिए उत्तरदायी सरकार तो बनाई गई थी 1919 के एक्ट के तहत, लेकिन गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारिणी परिषद थी वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। तो इसमें भारत के लोगों को उत्तरदायी योग्य नहीं समझा गया था। उत्तरदायी सरकार सिर्फ बोलने के लिए बनाई गई थी। गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारिणी परिषद थी वो उत्तरदायी नहीं थी। भारतीय मंत्रियों को साधारण अधिकार दिए गए थे ताकि भारतीय शांत रहें, तो ये इसकी कमी थी। प्रांतीय जो विषय है उसको अतार्किक बंटवारा उसका किया गया था। भारतीय मंत्रियों को मंत्रालय तो दिया गया था लेकिन विभाग का नियंत्रण भारतीय मंत्रियों पर नहीं था। कहने के लिए था कि ये मंत्रालय जो है वो दिया गया, लेकिन जो मंत्रालय है, जो विभाग है, उसका नियंत्रण जो है वो भारतीय मंत्रियों का नहीं था। क्योंकि देखिए मद्रास के जो मंत्री थे यूके रेड्डी, ये मद्रास के मंत्री थे। इन्होंने मूडी मैन आयोग, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, मूडी मैन जो आयोग जो गठित किया गया था ये द्वैत शासन की जांच के लिए किया गया था। तो क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, प्रांतों में द्वैत शासन जो लगाया गया था 1919 के एक्ट के तहत, उसकी जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? मूडी मैन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है जी। तो मद्रास के एक मंत्री थे यूके रेड्डी, इन्होंने मूडी मैन आयोग के सामने गवाही देते हुए कहा कि मैं कृषि मंत्री तो हूं, मैं कृषि मंत्री तो था, परंतु मेरा सिंचाई से कोई संबंध नहीं था। तो इसका मतलब यहाँ पे ये पता चलता है कि मंत्री का अपने विभाग पर कोई नियंत्रण नहीं होता था, राइट। तो एक तो ये चीज, मंत्रियों का नौकरशाही पर कोई नियंत्रण नहीं था। जो मंत्री थे ब्यूरोक्रेसी पर कोई उसका नियंत्रण कंट्रोल नहीं था, जिस कारण अव्यवस्था और अराजकता जो है वो की स्थिति फैल गई थी। और विश्व युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक मंदी के कारण प्रांतीय सरकारों को प्रति वर्ष वित्तीय हानि जो है वो उठाना पड़ा। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लिख लेंगे जिस कारण से प्रांतों में द्वैत शासन जो है वो विफल हो गया था। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 1919 का जो एक्ट है इसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।